हेलो। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं। शुरुआत में हम कैसे कर रहे थे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट होता है कि इन्वायरमेंट ओवरऑल सब्जेक्ट देखोगे तो एक ऑर्गेनिज्म, उसके आसपास बायोटेक, बायोटेक मतलब लिविंग प्लांट्स एनिमल्स, बायोटेक उसकी साथ की स्पीशीज आसपास की। नॉन बायोटेक, नॉन बायोटेक क्या है? पेड़, सॉरी, पानी, पत्थर, ठीक है, हवा, ये सब नॉन बायोटिक में आते हैं। और बायोटिक में उसके साथ वाले स्पीशीज और ज़्यादा स्पीशीज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट एनिमल, इन लोगों के साथ इनका रिलेशन कैसा है, इनका इंटरेक्शन कैसे होगा, ये एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कैसे निगेट करते हैं, इनके इधर उधर होने से क्या रिफ्लेक्शन पड़ेगा, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये पूरा हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, ये नॉर्मल चीज़। फिर हमने उसके बाद शुरू किया कि स्पीशीज़ क्या है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मैं एग्जाम्पल थोड़ा आगे देता हूँ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप कहाँ से लेके जाएंगे, तो अगर ना समझ में आए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आगे जाके हम दोबारा से वो देखेंगे। तो अब स्पीशीज़ पढ़े कि टाइप ऑफ स्पीशीज़ क्या है। तो हमने ओवरऑल 6 टाइप पढ़े थे। पहला नेटिव, नॉन नेटिव। नेटिव का मतलब है जो वहीं ओरिजिन हुआ है, जिसका जिस प्लेस में वो मिल रही है वो वहीं मिल रही है, ठीक है, वो है नेटिव स्पीशीज़। नेटिव स्पीशीज़ जैसे कि हमारे यहाँ बैम्बू यही होता था, मतलब शुरुआत ही उसकी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन, अब जैसे मैंने ये शब्द बोला इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये आगे आने वाला है, ठीक है। तो अब ये सुन के घबराना नहीं कि नहीं बन रहा, ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक प्रोसेस होता है जब धीरे धीरे एक फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब एक छोटा सा प्लांट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर वो उसके बाद वो रिप्लेस होता है छोटे छोटे प्लांट से, फिर वो रिप्लेस होता है क्लाइमेक्स स्पीशीज मतलब बड़े पेड़ से। तो ये एक धीरे धीरे एक प्रोसेस है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि जो चीज़ वहीं उगी, वहीं से उसने सक्सेशन किया, वहीं की चीज़ें अडेप्ट किया और वैसा पेड़ हुआ। जैसे कि अगर रेगिस्तान में कोई चीज़ उगी है, हमारे यहाँ कैक्टस मिल जाता है, यहाँ पे घर पे कभी कभी लगा रहता है, क्या वो यहीं उगा था? विच मीन्स वो नेटिव स्पीशीज यहाँ की नहीं है, वो डेजर्ट बायोम, बायोम एक जगह होती है जहाँ पे एक टाइप का क्लाइमेट और वो होता है, ठीक है। तो वो डेजर्ट की है, क्यों? अब हम कैसे बता सकते हैं? उसने क्या किया, उसको पानी देना पड़ता है क्या बार बार? नहीं, तो मतलब डेजर्ट पे पानी कम है, तो उसने अपने आप को जीना सीख लिया डेजर्ट बायोम में, ठीक है। तो उसने अपने वहाँ के ट्रेड्स अपनाए, ज़्यादा गहरी रूट्स नहीं है क्योंकि नीचे ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, तो शैलो रूट्स हैं लेकिन बहुत घनी हुई है ताकि वो उखड़ ना जाए, क्योंकि हवा ज़्यादा चलती है डेजर्ट में। तो उन्होंने वैसे वैक्सी, उनकी जो लीव्स होती है वैक्सी होती हैं, वैक्सी इन द सेंस की काफ़ी थिक होती हैं और बाहर की परत थिक होती है, ताकि उनका रेस्पिरेशन ज़्यादा ना हो। रेगिस्तान में पानी कम है, धूप ज़्यादा है, अब रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली सूख जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए वैक्सी लीव्स होती हैं, थॉर्नी होती हैं, मतलब कांटे होते हैं। देखो, जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे लीव्स बड़ी होती हैं। उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कैसे किया? थॉर्नी लीव्स से, ताकि, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जगह पे जहाँ पे वो अडेप्ट करके हुई वो नेटिव स्पीशीज़, और नॉन नेटिव क्या है? जो बाहर से आई, जैसे कि पोर्चुगीज़ हमारे यहाँ आए थे आलू लेके, टी लेके, कॉफ़ी लेके, ये यहाँ की नहीं है, वो इंट्रोड्यूस की गई। एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या है? ह्यूमन मेड, ह्यूमन के कारण किए हुए, यानी ह्यूमन द्वारा किए हुए कोई काम को एंथ्रोपोजेनिक रीजंस कहते हैं, ठीक है। तो वो सब करने से आए। तो नेटिव, नॉन नेटिव। दूसरा है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इन्वेजिव एलियन क्या है? एक इकोलॉजिकल साइकिल है। इकोलॉजिकल साइकिल कैसा है कि फाइटो ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? रैबिट, ठीक है। रैबिट को कौन खाता है? स्नेक, स्नेक को कौन खाता है? हॉक। इनकी एक साइकिल है, ठीक है। ये ज़्यादा होगा क्योंकि ग्रास बहुत ज़्यादा चाहिए, तब ये इतने रैबिट्स होंगे, तब इतने स्नेक्स होंगे, और फिर इतने हॉक होंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके बेसिस पे जी रहे हैं। अगर ये खाना कम होगा तो ये भी कम और कम होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हम अभी नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, लिंडेनमेल्स रूल्स। लिंडेनमेल रूल्स कहता है कि कोई भी खाना, हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। अभी हमारे टेस्ट चेंज हो गए वो बात अलग है, बट खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, अपना काम चलाने के लिए। तो काम, जब भी हम एक फूड से अपने तरफ लेते हैं खाना, सन से एनर्जी ली किसने? प्लांट्स ने। हाँ, सन से एनर्जी ली प्लांट ने। प्लांट लेता है टोटल जो सन की एनर्जी आती है 100% है फॉर एग्जांपल, तो उसके 50% ही यूज हो सकती है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए केवल 50% यूज हो सकती है, ठीक है। उसमें से केवल 2% वो यूज कर पाते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब मान लो उसने जितना भी खाना बनाया, तो प्लांट के पास है अभी 100%, 100 एनर्जी, 100 यूनिट एनर्जी है प्लांट के पास। तो जब उसको हर्बीवोरस खाएगा, हर्बीवोरस कौन है? वो काऊ खाएगी, ठीक है। जब उसको कोई काऊ खाएगी तो उसको केवल जो नीचे 100 यूनिट था, उसकी केवल 10% एनर्जी ही ऊपर आ सकती है। इसीलिए ग्रास ज़्यादा होगी, इसीलिए पेड़ ज़्यादा होंगे, और नंबर में क्या बोलते हैं वो कम होगी। क्यों? क्योंकि 10% ही ऊपर जा रही है। फिर
उसको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स तो यही हो गए। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि होते हैं कार्निवोरस, ठीक है। कार्निवोरस कौन से, जैसे फॉक्स वगैरह जो गाय को खाते हैं, ठीक है, जो शीप और गाय को पकड़ के खाते हैं वो, तो वो इनसे भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी 10% एनर्जी, मतलब यहाँ 100 यूनिट थी तो 10% यानी 10 यूनिट यहाँ गई। अब 10 का 10% 1 यूनिट 1%, इसीलिए उसके बाद आते हैं फाइनल जो कि प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है, टॉप प्रेडेटर्स, जैसे कि लायन, ठीक है, वो और कम होंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फ्लो कम होता जा रहा है, तो एनर्जी का वो जो पिरामिड है वो कम होता जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पहला स्पीशीज कौन सी होगी? नेटिव नॉन नेटिव। दूसरी है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इसका मतलब ये होता है कि एक, अभी मैंने बताया कि एक सर्कल होता है, इसका खाना ये है, इसका खाना ये सही चल रहा है, बैलेंस में, ठीक है। कोई किसी को मार रहा है एनवायरनमेंट में, ये बैलेंस की बात है, ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको खाना चाहिए, लेकिन ये बैलेंस में हो, कोई किसी को ज्यादा ना खा ले, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, आप जब ये वाली वीडियोस दोबारा देखेंगे और आप भी, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। कि जैसे ग्रास है, ठीक है, ग्रास के बाद रैबिट्स हैं, ठीक है, रैबिट्स हैं, या फिर ग्रासलैंड के बाद ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक डियर रख लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल डियर रख लेते हैं। और फिर शेर है, लायन। अब मान लो इनमें से कोई एक गायब हो गया, लायन चला गया, लायन की पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो मान लो लायन चला गया, अब इनको खाने वाला तो कोई नहीं बचा, तो इनकी पॉपुलेशन हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा हो गए तो ये ग्रास को पूरा खा जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो खाना तो कम, लिमिटेड ही है, रिसोर्सेस लिमिटेड है सबके पास, इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हैं ना, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, तो लिमिटेड रिसोर्सेस, तो ये ग्रास हो गई खत्म, अगर ग्रास हो गई खत्म तो ये भी खत्म। फिर तो किसी भी एक इम्पैक्ट होने पे दूसरे पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ये समझ में आया। तो एक साइकिल चलती रहती है कि ये इतने खाएंगे, ये इतने खाएंगे। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ये है कि कोई बाहर से आके, इसका ये बायोम नहीं है, इसका ये बायो मतलब इसकी ये साइकिल नहीं है, ये यहाँ नहीं रहता है, ये कहीं और रहता था ये व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति मतलब ये स्पीशीज, ठीक है, ये स्पीशीज आ गई इस वाले किसमें, साइकिल में। इस साइकिल में आते ही इसने क्या, इसको अब खाने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो एक साइकिल बनता है, एक इकोलॉजिकल सक्सेशन बनता है कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये एक पुराने टाइम से चला रहा है। अब ये नया व्यक्ति आ गया, लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि इसको खा सकते हैं, तो लोग इससे पीछे हटेंगे, मतलब यहाँ की स्पीशीज इससे पीछे हटेंगे, इससे अभी इंटरेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन इसको तो जीना है। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के दो बड़े वो फैक्टर्स होते हैं। पहले ये बहुत अडेप्टिव होते हैं, ठीक है, कोई नई स्पीशीज यहाँ आई तो ये बहुत अडेप्टिव होते हैं, कि मतलब यहाँ की कंडीशन को जल्दी सीख लेते हैं, ये बाहर से आए और जल्दी सीख गए। दूसरे, ये इस एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इनको कोई खाने वाला नहीं होता है, ये नए रहते हैं, तो इनको तो खाने वाला नहीं है, लेकिन ये तो खाएंगे क्योंकि अडेप्टिव है, तो ये खाते गए, तो ये तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली है, लेकिन इनको खाने वाला कोई नहीं, तो फिर ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इस पूरे इकोसिस्टम को खराब करते हैं। तो दो गए, इन्वेजिव एलियन और नेटिव नॉन नेटिव। तीसरे होते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज मतलब कोई पर्टिकुलर जगह पे वो स्पीशीज पाई जाती है और वो वहाँ की फ्लैगशिप मतलब वो जगह उस स्पीशीज के कारण जानी जाती है, ठीक है। जैसे नीलगिरी थार, नील जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मालूम है ना, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स में आता है। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी पर्वत है ना, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वो भी सुना है, तो यहाँ पे नीलगिरी थार मिलता है, ये यहाँ की थार, या फिर निरंकुश एक फूल होता है जिसके कारण इस पहाड़ को, वो 12 साल में एक बार उगता है, इस पहाड़ को वो नीला हो जाता है, मतलब पूरा पहाड़ ही नीला दिखने लगता है, जिसके कारण इस जगह का नाम नीलगिरी पड़ा। तो मतलब वो स्पीशीज उस जगह की स्पेशलिटी बताए, उस जगह की पहचान बन जाए, तो वो फ्लैगशिप स्पीशीज होती है, ठीक है। तो नॉन नेटिव, नेटिव, इन्वेजिव एलियन, फ्लैगशिप। एक और होती है इंडिकेटर। हाँ क्या बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ तो एक कोई भी एक ले लेंगे ना अभी, चलो एंडेमिक ले लेते हैं। एंडेमिक स्पीशीज मतलब जो स्पीशीज एक पर्टिकुलर जगह पे ज्योग्राफिकल रीजन में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, इस एंडेमिक स्पीशीज। समझ आ रहा है? फ्लैगशिप उस जगह की वो पहचान है ना, वो जगह की पहचान है। ये एंडेमिक मतलब वो उसी जगह पे पाई जाती है ज्योग्राफिकल रीजन में, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज हो, लेकिन उस जगह की पहचान कोई एक होगी। डिफरेंस समझ में आया?
हो सकता है यहाँ पे ऐसी 5-6 या 1500 ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो सिर्फ यहीं वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती होगी, लेकिन उस जगह की पहचान केवल एक से होती है, फ्लैगशिप और एंडेमिक। समझ आया डिफरेंस? ठीक है। हो सकता है कि वो स्पीशीज जो फ्लैगशिप है वो कई जगह पाई जाती हो, लेकिन ये जगह स्पेशली उसी के लिए जानी जाती है, मतलब वो पाई कई जगह जाती है, तो जरूरी नहीं कि एंडेमिक हो, लेकिन फ्लैगशिप है। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। अब एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज जो पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, हो सकता है कहीं और भी पाई जाती है, लेकिन मेजरली यहीं पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे नीलगिरी थार है, लायन टेल्ड मकाऊ है, ठीक है। लायन टेल मकाऊ एक टाइप का बंदर है जिसकी पूंछ लंबी है, ठीक है। ऊपर फ्लाइंग स्क्विरल है, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है। एंडेमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो वहीं पाया जाता है वो स्पीशीज, मतलब उस स्पीशीज को अगर कहीं बाहर लेके जाओगे तो वहां वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और वहां पे अगर कोई और स्पीशीज आ गई और उन स्पीशीज को खतरा हुआ तो फिर वो पूरे वर्ल्ड से वो गायब हो जाएंगी, और एंडेमिज्म कम हो रहा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी में एंडेमिज्म कम हो रहा है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एंडेमिज्म का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो स्पीशीज पाई जाती हैं, विच मीन्स उन्होंने अपने आप को इसलिए तो अडेप्ट किया, लेकिन कहीं और के लिए अडेप्ट नहीं कर पाई। तो अगर यहाँ पे उनको कहीं खतरा होता है तो पूरी दुनिया से ही गायब हो जाएंगी, तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसलिए एंडेमिज्म एक कॉन्सेप्ट है कि जो स्पीशीज कहीं पर्टिकुलर जगह पाई जाती है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाया गया। ये सब मैं वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ सकते हो, मैं बस और भी दे रहा हूँ कि उसको बढ़ाने के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए गए, अलग अलग कंट्रीज में बनाए गए। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन रीजन, हाँ हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा लैंड, इंडो बर्मा लैंड, और यहाँ पे जो निकोबार आइलैंड आता है, अंडमान निकोबार आइलैंड आता है सुंडालैंड के अंदर। अब देखो 2 टाइप की बाउंड्रीज होती है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज। क्योंकि हम ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, स्पीशीज, ठीक है, चीज है ज्योग्राफी। तो अब कोई जानवर है, कोई रेगिस्तान है, मान लो यहाँ पे हमारे पास रेगिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे, तो वो रेगिस्तान तो यहाँ पे भी एक्सटेंड होगा ना, तो कोई स्पीशीज तो रेगिस्तान में सरवाइव करेगी कि पॉलिटिकल बाउंड्री पे? रेगिस्तान पे ना, वो अपने आप को रेगिस्तान में। तो अगर कोई स्पीशीज यहाँ पाई जाएगी तो हो सकता है वैसी स्पीशीज यहाँ पे ही पाई जाती हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं देखेंगे हम, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये वेस्टर्न घाट बायोस्फीयर रिजर्व, या नहीं सॉरी वेस्टर्न घाट्स हॉटस्पॉट है जो, वो यहाँ पे श्रीलंका तक भी एक्सटेंड करता है, ठीक है। समझ आया? ये अभी प्रीवियसली हमने पढ़ा था। और लास्ट मैंने इंडिकेटर स्पीशीज, मतलब वो उस पूरी इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है वो इंडिकेटर स्पीशीज बताएगी। जैसे कि इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, मतलब अगर ज़्यादा पोल्यूशन हुआ, ज़्यादा कोई दिक्कत हुई, ठीक है, तो वो जल्दी से मर जाती हैं या फिर वो दिखाई नहीं देती हैं। और अगर वो पूरा हैबिटेट अच्छे से चल रहा है, मतलब सबके लिए फूड है, वो साइकिल अच्छी चल रही है, पॉल्यूटेंट्स कम है, इन्वायरमेंट को ग्रो होने की कैपेसिटी मिल रही है, ठीक है, जो साइकिल है वो प्रोसेस है वो सही चल रहा है, तो वो फिर वो फ्लॉरिश करती है। जैसे कि बटरफ्लाई, बीस बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीशीज होती है, बटरफ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीशीज होती है, फ्रॉग्स, वो किसी पर्टिकुलर टाइप के फ्रॉग्स इंडिकेटर स्पीशीज, अगर वो दिख रहे हैं तो ये पता चलता है कि उस जगह की हेल्थ अच्छी है। 12 तारीख के न्यूज़पेपर में द हिंदू में एक बटरफ्लाई आई थी, ठीक है, तो वो जाके पढ़ना, मैंने वीडियो पे ही बोला है कि वो जाके पढ़ना। उसमें बताया है कि कैसे वाइस चांसलर बता रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के कि देखो ये बटरफ्लाई दिखी है, मतलब हमारे यहाँ की केरला की हेल्थ, मतलब केरला के इन्वायरमेंट की हेल्थ अच्छी है, ये बताता है, ठीक है। ये समझ में आया? अब हम आज आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स विद इन एन, एक ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन विद बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, ये इकोसिस्टम। अब हम उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक। तो फंक्शंस में हम 3 टाइप के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो शुरू से शुरू करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, देखो 3 फंक्शंस कौन से होंगे? एनर्जी फ्लो है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी, जिसमें से 3 उसके भी सब टाइप होंगे कि नंबर में, ठीक है, बायोमास में और एनर्जी में, ये सब हम पढ़ेंगे। पहला फंक्शन क्या हो गया? एनर्जी फ्लो, जिसके भी 3 सब टाइप, ठीक है, ये अलग हो गया। दूसरा है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल के 2 टाइप कौन से? गैसियस और सेडिमेंट्री। गैसियस में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और एक दो और, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो सेडिमेंट्री साइकिल है, फॉस्फोरस और सल्फर, ठीक है। ये हो गया। तो दो टाइप के फंक्शन हो गए, पहले कौन से, एनर्जी फ्लो, दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल, और तीसरा पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये तीनों हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम पहले वाले से चलो शुरू कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो वाले से। फंक्शन 1 है ना, अच्छा मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है तो कुछ लगे तो चेक कर लेना, है ना। फंक्शन एनर्जी फ्लो, ठीक है। पहला फंक्शन है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि एनर्जी इधर से उधर जाती है, कैसे सन से एनर्जी आती है और फूड बनता है, ठीक है। फिर वो फूड प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोरस के पास जाता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो कार्निवोरस होते हैं, फिर टेरिशरी कंज्यूमर, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। एक लॉजिकल सक्सेशन या लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर कि किस तरीके से कौन किसको खाता है, ये होता है फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन पहले लिखेंगे, वही है लिंडनमैन रूल, यही है कि 10% एनर्जी आगे जाती है, बस बस 10% ही एनर्जी आगे जाती है, इस लिंडनमैन रूल, ठीक है। एक सेकेंड, कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन सही सही चली जाए आपके पास। ठीक है, इट इज़ अ लीनियर अरेंजमेंट हु ईट्स हुम, ठीक है। इट इज़ अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ हु ईट्स हुम स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल कंज्यूमर, ठीक है। इट इज़ अ लीनियर arrangement of who eats whom starting from producer to consumers, है ना, टॉप लेवल कंज्यूमर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि फूड चेन क्या है, ऑब्वियसली, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो धूप को कंज्यूम करके अपने आप को ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रासेस, पेड़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे क्या, हर्बीवोरस जैसे कि गोट, शीप, काउ। उसके बाद ये, तो ये चेन्स याद कर रखनी है। हो सकता है यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से कौन सा ऑर्डर सही है, मतलब कौन किसको खाएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऑर्डर्स पढ़ने होंगे, कुछ स्पेशल टाइप के। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो बहुत स्पेशल टाइप के पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप एनडीए दे रहे हैं तो आप नॉर्मल वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको ही लॉजिकल रेंज में अरेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे कि अगर ये यूपीएससी और एमपीपीएससी दे रहे हो तो उसमें आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन और कितना है, उसको और बोलते क्या है, स्पीशीज के नाम क्या हैं। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर आया तो उसके और कितने नाम हैं, आपको ये मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आप एनडीए वाले दे रहे हो तो आप मुझे आके वापस बताओगे कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं फिर उस सेक्शन में भी ज़्यादा ध्यान दूंगा। अभी मैं एक ऑर्डर पे चल रहा हूँ जो नॉर्मल है। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं इस सेक्शन से इस तरीके से और क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस तरीके से घूम के पूछ रहा है, तो मैं आपको उस एंगल को और एक्सटेंड करूंगा। आपको भी यही करना है, ठीक। आपको भी, आपको इससे कम क्वेश्चन आते हैं, क्यों? क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और इससे रिलेटेड है, बट ये बेसिक्स आ सकता है, ठीक है। ओके, अभी इस पे स्टिक रहता है, ठीक है। इक्वेटिक फिश, तो अभी दो चार आप एग्जाम्पल देखेंगे, आपकी बुक्स आपके पास है, कुछ कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आपको समझ आएगा कि क्या है। जैसे कि ग्रास अभी हमने देखा था, ठीक है। उसको कौन खाएगा? डियर। डियर को कौन खाएगा? फॉक्स। और फॉक्स को कौन खा जाएगा? लायन, ठीक है। अच्छा ये देखेंगे आप, तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लोग हैं। ये कौन है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लोग हैं। जैसे कि अगर यहाँ रैबिट आ जाता तो अब
थोड़ा सा एक अगर इससे अलग थोड़ा सा देखें तो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जैसे अब हमने डेजर्ट इकोसिस्टम की बात की थी कि पेड़ कैसे अपने आप को वैक्सी लीव्स, थॉर्नी यानी उसके वो कांटे वाटे निकल आते हैं ना, ऐसे ही रैबिट्स, डियर, ये सब कहाँ के, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब खुला मैदान, दौड़ने की जगह, पीछे से प्रेडेटर पीछे लगा है तो चीता लगेगा क्योंकि वो तेज है, तो आपको उससे तेज होना होगा, तो आपकी टांगे लंबी होनी चाहिए। तो अडेप्टेशन कैसे होता है, समझ रहे हो? घोड़ा, ये वो जो मूवीज में घोड़ा दिखाते हैं वो पहाड़ यानी बिल्कुल ग्रासलैंड में दौड़ता रहता है ना, ऐसे हर जगह हमारे यहाँ तो कहीं भी दौड़ा रहते वहाँ पे। अच्छा घोड़ा हमारे यहाँ तो नहीं था ना, लोथल, लोथल में मिला था, तो मतलब ओरिजिनली हमारे यहाँ नहीं था, लोथल में उसके रिमेन्स मिले थे। तो डोमेस्टिक एनिमल हमारे यहाँ क्या थे, काऊ और शीप, ऐसी कुछ था ना हमारे यहाँ जो रिमेन्स। हाँ हमारे यहाँ जो रिमेन्स मिले थे उसमें काऊ और शीप मिले थे, कुत्ता भी मिला था क्योंकि हमारे यहाँ था, ठीक है, लेकिन घोड़ा नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पार्ट है, हमारे यहाँ बायोम्स अलग अलग है। तो अडेप्टेशन कैसे होता है मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट। ओके, तो सुनो ये सब सच में पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं और फिर मुझे आके बोलोगे भैया ये डायरेक्शन नहीं दूसरा डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि सच में इसमें बहुत मजा आता है। अभी मैं कोई आपको अरोरा बोरियालिस बता देगा कि वो जो ग्रीन कलर की लाइट आसमान में दिखती है तो कैसे वो, हाँ तो कैसे होता है वो, मजा सब आता है, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे आके बताओगे कि भैया ऐसे नहीं दूसरा तरीका है ना, वरना मैं सीधा सीधा पढ़ाता जाऊंगा, आपको लगेगा मजा आ गया, आप भी सामने वाले को बताओगे कि ऐसा होता है, ये स्पीशीज होती है, क्वेश्चन नहीं बना तो कोई मतलब नहीं, आगे आप मुझे बताओगे, ठीक है। प्लांट्स, रैबिट, स्नेक्स, ये सब है। तो अल्टीमेटली ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे, ये देखोगे आप। और मैंने ये ट्राइंगल क्यों बनाया है इसका भी एक रीजन है ना। तो पहले आते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो खाना अपने लिए खुद का खाना बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स है ना, ऑटोट्रॉफ्स, जो खुद का खाना बना सकते हैं, पेड़, ग्रास और फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलते हैं, जैसे हमारे यहाँ ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वैसे ही वो उससे सन लेके फिर उनको जू प्लैंक्टन्स, मतलब जो कीड़े होते हैं वो खाते हैं। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उनको फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स, मतलब इसने प्राइमरी प्रोड्यूसर ने खाना बनाया उनको जू प्लैंक्टन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खाया। उनको कौन खाती है, फिश, फिश को फिर बड़ी फिश, समझ गए? तो ये सक्सेशन ऐसे चलता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो खुद का खाना बनाते हैं सबसे नीचे आते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट सन से खाना बनाते हैं। फिर आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और लास्ट में टेरिशरी कंज्यूमर्स। अब आपको कहीं पे क्वेश्चन में आता है कि इसको लॉजिकल रीजनिंग में ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ पे आ रहा है तो फिर बाद में यहाँ चेंज नहीं हो सकता है। अब देखो जैसे ये एक फूड चेन है, ठीक है, फूड चेन है। अब इसी में से फूड चेन को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। लायन था, इसको दोबारा बनाते एक फूड चेन को, ठीक है। रैट, ग्रास, आपने देखोगे ना कि खेतों में चूहे घुस गए सब फसल खा ली, मतलब वो फसल खाते हैं ग्रास वगैरह है ना, ठीक है। तो रैट, रैट से कैट, कैट से डॉग, ठीक है, और फिर शेर वेर कोई भी आ सकता है ना। अब देखो इस पूरी प्रोसेस में ये एक फूड चेन है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी यही फूड चेन हो, ज़रूरी थोड़ी चूहे को कैट खा सकती है, स्नेक खा सकता है, खा सकता है, स्नेक को कौन खा सकता है, हॉक खा सकता है, खा सकता है। विच मीन्स एक लीनियर प्रोसेस को तो फूड चेन बोल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लीनियर प्रोसेस हमेशा चले, दूसरी फूड चेन भी उसी से ही उनके डायरेक्शन से चेंज हो सकती है। तो इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। गॉट इट? कोई दिक्कत? इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट food chains is food web। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फूड चेन हो गई, ये हो गया। अब ये ट्राइंगल क्यों बनाया मैंने, इंपॉर्टेंट, एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है, विच मीन्स ये पता चल रहा है कि नीचे कुछ ज़्यादा है और ऊपर कुछ कम है। तो इनके हम डिफरेंट एंगल्स देखेंगे कि नीचे क्या ज़्यादा है और ऊपर क्या कम है। तो उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। नंबर्स, मतलब ग्रास ज़्यादा होगी, फिर चूहे उससे कम होंगे, बिल्ली उससे कम होगी, कुत्ते उससे कम होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे डिपेंड है। तो नंबर्स में ये अपवर्ड जा रहा है, ओके। दूसरा बायोमास। बायोमास क्या होता है, ड्राई वेट, किसी चीज़ का ड्राई वेट, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ग्रास का ड्राई वेट तो कम होगा और शेर का ड्राई वेट ज़्यादा होगा, तो इन्वर्टेड भी हो सकता है अगर हम ड्राई वेट की बात करें, ठीक है। उसके बाद चेंज करते हैं, जैसे कि पेड़, पेड़ का ड्राई वेट ज़्यादा होगा, उसको खाने वाले का कम होगा, तो इस मीन्स इन्वर्टेड बनेगा, है ना, नहीं ड्राई वेट तो ज़्यादा होगा ना, तो नहीं ये भी अपवर्ड जाएगा। उसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में ड्राई वेट नीचे आएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स का ड्राई वेट बहुत कम होगा, लेकिन वेल, फाइटोप्लैंक्टन्स जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स को फिश, फिर उसको बड़ी फिश और फिर वेल, तो वेल का ड्राई वेट ज़्यादा होगा और जू प्लैंक्टन्स का तो ऑब्वियसली कम होगा, तो ये इन्वर्टेड बनेगा। ज़रूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन बने, हमें लॉजिक अरेंज सीखना है और फिर उसके हिसाब से आंसर देना है, तो हम तीनों को देखेंगे। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, ड्राई वेट देख लिया, नंबर देखा, बताया मैंने, और एक और चीज़ होती है, हाँ, एनर्जी। एनर्जी हमेशा अपवर्ड फ्लो में जाती है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाती है, इसलिए ये हमेशा ऐसा ही बनेगा, चाहे टेरेस्ट्रियल में हो चाहे एक्वेटिक में हो, ठीक। शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ अभी बता रहा हूँ मैं, पहले ये टेबल बना लूँ, फिर आप भी ये टेबल बना लेना, तो आपको जो मैं सब बता रहा हूँ वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है। तो अब देखो, ट्रॉफिक लेवल क्या है, जो नेक्स्ट एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, या तो वहाँ पे उसको ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है। वो कैसा होगा, डायग्राम उसका कैसा दिखेगा, हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की बात करें, मतलब नीचे से अगर ऊपर एनर्जी जा रही है, अब चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, ट्री वाला हो, ट्री वाले में क्या एक सिंगल ट्री होगा, उसके ऊपर बहुत सारी चिड़िया होगी और फिर वो सब होता रहेगा, ठीक है, ट्री वाला हो, या एक्वेटिक इकोसिस्टम नीचे जो फाइटोप्लैंक्टन्स प्लैंक्टन्स ये वाला, हर जगह एनर्जी प्राइमरी लेवल से घटते 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 सेकेंडरी लेवल तक जाएगी। तो हमेशा जो एनर्जी का पिरामिड होगा वो इरेक्टेड होगा, ऊपर तरफ होगा, ठीक है, ऑलवेज अपवर्ड एनर्जी पिरामिड। इससे हमने क्या देखा कि ऑलवेज अपवर्ड, ठीक, हमेशा अपवर्ड को डायरेक्ट करेगा। दूसरा देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, मतलब नीचे कितने ज्यादा हैं और फिर उसको खाने के बाद ऊपर कितने दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वो है। तो नंबर सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ग्रासेस बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसको खाने वाले कम होते हैं, फिर और कम,
तो विच मीन्स नंबर सिस्टम में यहाँ पे ये अपवर्ड होगा, किसमें, ग्रासलैंड वाले में। समझ आ रहा है आपको? पक्का? तो मतलब थोड़ा रिएक्शन दो कि हाँ आ रहा है, हाँ ठीक है। ट्रीज वाला समझ आ रहा है? ठीक है, ट्रीज वाले में क्या होता है, मान लो एक सिंगल ट्री है, एक सिंगल ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े होंगे, फिर उसको खाने के लिए बहुत सारी बर्ड्स होंगी। तो ये क्या सीधा दिख रहा है, ओ सॉरी ट्राइंगल दिख रहा है? बताओ, एक ट्री है, एक बार ट्राइंगल नहीं दिख रहा ना, ऊपर ज्यादा या नीचे कम? नीचे कम है ना, तो विच मीन्स इन्वर्टेड बन रहा है। ये देखो, एक सिंगल ट्री है, उसको खाने के लिए कई सारे हर्बीवोरस चिड़िया हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको खाने के लिए पैरासाइट्स हैं, और उनको खाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है, तो नीचे एक सिंगल पेड़ है, ठीक है। आपको अगर देखना हो तो एक एक करके सब में पास करते जाइए, ठीक है। नंबर दिख रहे हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज। तो एक पेड़ पे देखो, हम अभी एनर्जी देख रहे हैं, फिर हम नंबर देखेंगे, समझ गए, और फिर उसके बाद बायोमास देखेंगे। तो ये कैसा हो सकता है, इन्वर्टेड। ये कैसा होगा, इन्वर्टेड। अब देखो एक्वेटिक में देखो, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे होते हैं, फिर छोटे छोटे, फिर वेल्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मिलती हैं क्या, पूरे वर्ल्ड में वेल्स ज्यादा हैं कि मछलियां ज्यादा हैं? विच मीन्स ट्रांसफर होने पे नंबर कम हो रहा है, तो ये भी अपवर्ड होगा। समझ आ रहा है ये? तो अगर हम बात करें कि पिरामिड ऑफ नंबर, तो इट कैन बी अपराइटेड और इन्वर्टेड। यहाँ पे सिर्फ ऑलवेज अपराइटेड था, लेकिन अगर हम हमेशा पिरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे तो इट कैन बी अपराइटेड और इन्वर्टेड। समझ आ रहा है? ठीक है, अब ड्राई वेट मतलब बायोमास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो, पेड़ का अगर ड्राई वेट देखोगे तो बहुत ज्यादा है। अच्छा लिख लो, लिख लो। हाँ, हो गया, देख लिया? खुशी, तुम लोगों ने देख लिया? ठीक है, हो जाए तो बताओ। हो गया, ठीक है। तो अगर ग्रासलैंड या फिर ट्रीज की बात करें, इन दोनों की बात करें, तो इनका ड्राई वेट जो है, ड्राई वेट हमेशा ज्यादा होगा नीचे, किसमें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में या फिर उसमें ट्रीज वाले में, ठीक है। समझ आ रहा है? तो इट कैन बी आइदर अपवर्ड, लेकिन अगर ग्रास को देखोगे, सिंगल ग्रास को, और उसके ऊपर वाली फिर वो देखोगे, तो ऐसा हो सकता है कि कई बार ये नीचे उल्टा भी हो जाए। इट कैन बी इन्वर्टेड और सीधा भी, है ना, दोनों। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखोगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, बहुत उनका वेट ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। और क्या बोलते हैं, ऊपर वेल का वेट ज्यादा है, तो विच मीन्स इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ऑलवेज एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑलवेज बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। इट कैन बी इन्वर्टेड और अपराइट, ये भी नीचे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये वाला पिरामिड है, तो आप क्लासिफाई करोगे सही है कि नहीं है, तो एक बार आप एक एग्जाम्पल रखोगे और देख लोगे। इसमें ये पूछेगा नॉर्मली जो मैंने पढ़ा है, और बेसिकली मैंने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में या फिर एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव में देखा, आपको और बताना पड़ेगा मुझे कैसे पता पूछता है ना, एनडीए से अभी मैंने देखा नहीं है। तो इसमें ये पूछता है कि इस ये जो ट्रॉफिक लेवल है, ये अपराइटेड रहेगा पिरामिड या फिर इन्वर्टेड रहेगा, हमेशा इन्वर्टेड रहता है क्या? तो हमने क्या देखा, केवल एनर्जी के लेवल पे हमेशा इन्वर्टेड रहता है, बाकी नहीं रहता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है।
दोनों 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 में, ट्री और उसका बताया, ट्री में वेट ज़्यादा होगा और ऊपर खाने वाले का कम होगा। हाँ तो दोनों बनाया ना मैंने, ये दोनों का इकट्ठा बना दिया एक्चुअली, ये लो। ठीक है, तो किसी का इन्वर्टेड भी हो सकता है और किसी का अपराइट भी हो सकता है, ये दोनों। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा चलो ठीक है, एक सेकंड, एक काम करो, ठीक है, अब कोई दिक्कत? हाँ, अरे कोई बात नहीं, उसको मिटा के बना लो यार। अरे क्या होता है, क्वेश्चन यूजुअली एक्वेटिक और इन दोनों को मिला करके आते हैं, इसलिए मैंने वो वाला ऐसे बताया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, फिर क्या है, आपको उसके लिए फिर 3 याद रखने पड़ते हैं, जहाँ पे डिफरेंस नहीं है वहाँ पे मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसी, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से ऊपर जाना, कैसे एनर्जी ऊपर जाती है, फूड ऊपर जाता है। ठीक है, तो फूड जब हम इनटेक करते हैं तो सामने वाले के बॉडी पार्ट उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स भी अपने अंदर लेते हैं। तो इसके 3 पॉल्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसी से रिलेटेड, कि जैसे जैसे खाना ऊपर जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन है, तो वो हम देख लेते हैं। पॉल्यूशन किस तरीके से, पॉल्यूशन किस तरीके से फूड चेन में एंटर करता है या फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है, उसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड। पहला है बायो अक्यूमुलेशन। इसका मतलब होता है जब पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट एंटर दी फूड चेन। किसी भी फूड चेन में जब पॉल्यूटेंट एंटर करता है, दैट इज बायो अक्यूमुलेशन। ठीक है, जब भी आप कुछ खाना खा रहे हैं, यानी कोई भी कुछ खा रहा है और उसमें कोई हो गया, जैसे कि आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा फसल उगाने के लिए सल्फर डाला या फिर फर्टिलाइज़र डाला, फर्टिलाइज़र गया कहाँ, नीचे मिट्टी में, और उसी से किसने, प्लांट्स ने उसके ट्रेड्स को अक्वायर कर लिया, उसके कुछ नेगेटिव ट्रेड्स को, या फिर जो ओरिजिनल प्लांट होता था उसमें उसमें इन ये जो पॉल्यूटेंट है वो एंटर कर गए क्रॉप्स में, तो वो क्या होगा, बायो अक्यूमुलेशन। समझ आ रहा है उसका एग्जाम्पल? जैसे फर्टिलाइजर एंटर करता है फूड क्या बोलते हैं क्रॉप्स में, दैट इज बायो अक्यूमुलेशन। किसी भी फूड चेन में जब कोई भी पॉल्यूटेंट एंटर करता है, दैट इज बायो अक्यूमुलेशन। ठीक है, यही तो बताया था मैं। फर्टिलाइजर जब क्रॉप्स में एंटर कर जाए, फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप में एंटर कर जाते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ बायो अक्यूमुलेशन। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स लिखो इन फूड चेन, पॉल्यूटेंट्स इन फूड चेन, इन फूड चेन। पहला समझ में आया बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है? सेकेंड है बायो कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड इज बायो कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि जब कोई भी पॉल्यूटेंट एक्वेटिक फूड चेन में एंटर करता है, 2 टाइप की हमने चीजें देखी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ऊपर वाला टेरेस्ट्रियल के लिए, नीचे वाला जब भी कोई भी पॉल्यूटेंट एक्वेटिक फूड चेन में एंटर करता है, दैट इज बायो कॉन्सेंट्रेशन। समझ आ रहा है? पॉल्यूटेंट क्या होता है, वो जो किसी फ्रेश चीज को कॉन्टेमिनेट करे, मतलब खराब कर दे। ठीक है, पानी में अगर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट डालोगे तो पानी खराब हो जाएगा,
फिर वो वहाँ की फाइटोप्लैंक्टन में चला जाएगा, या फिर वहाँ की मछलियाँ खा लेंगी, आर्सेनिक वगैरह मछलियाँ खा लेती, फिर मछली हम खा लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जब किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, दो टाइप के इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं हम, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ग्रास और ट्री वाले, और एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल में जब आया तो बायो अक्यूमुलेशन, और यही वाली चीज जब क्या बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में खराब करने चली गई, दैट इज बायो कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? when pollutant enters when pollutant enters the aquatic food chain, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। लास्ट वन इज बायो मैग्निफिकेशन। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया? पॉल्यूटेंट एंटर कर रहा है फूड चेन में, मैग्निफिकेशन में क्या होगा कि पॉल्यूटेंट ने एंटर किया फूड चेन में, और फिर वो कॉन्सेंट्रेट होते 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 ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में ट्रांसफर हुआ, दूसरे से तीसरे में हुआ, मतलब आपने क्या किया, फॉडर में डाला था चीज़ें, मतलब कुछ उगाने के लिए डाला था, उसमें कुछ गंदगी थी या फिर कोई पॉल्यूटेंट था, उसको गाय ने खाया। ठीक है, गाय को कुछ प्रॉब्लम हुई, उसने खाया और वो मर गई। गाय को किसने खाया? वल्चर ने खाया। वल्चर खाते हैं गाय को, डेट्रीवोरस। ठीक है, वल्चर ने खाया, वल्चर के अंदर डोपामिन चला गया। डोपामिन एक टाइप का वो है, डाइक्लोमीन है ना, क्लोराइड। मैं उसका इसे एक नाम बता देता हूँ तो आपको उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। साइकिल बायो एंडोसल्फान करके एक इंसेक्टिसाइड था। एंडोसल्फान एक इंसेक्टी इंसेक्टिसाइड है ना। एंडोसल्फान एक इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्ट्स मारने का काम आता है। वो क्रॉप्स में गया, क्रॉप से किसने खाया? फॉडर बन के क्या बोलते, गाय ने खाया, गाय मरी, और उससे वल्चर ने खाया, वल्चर की पॉपुलेशन कम हो गई। ठीक है, इसके लिए फिर प्लान्स चलाए गए, वल्चर को बताया गया, ये बंद किया गया हमारे यहाँ एंडोसल्फान वगैरह। ठीक है, तो ये सब बंद हुआ। तो किस तरीके से एक फूड चेन्स में जब एंटर करता है तो अक्यूमुलेशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, लेकिन वो जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाने लगे तो वो बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये पॉल्यूटेंट की क्या खासियत होती है? पहला, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं लेकिन फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल होंगे तो घुल के या फिर वो उसमें मिक्स हो जाएंगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन उसका कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फैट सॉल्युबल होते हैं तो हमारी बॉडी के फैट्स में मिल जाते हैं और फिर वो ट्रांसफर होने में आसानी हो जाती है। वो मूवेबल होते हैं, मूवेबल होते हैं इसलिए जल्दी जल्दी ट्रांसफर भी होते हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत टॉक्सिक होते हैं। तीन तीन चीज़ें। ठीक है, तो मतलब लाइफ ले लेते हैं, किडनी और ये सब भी खराब कर सकते हैं। वल्चर के साथ यही हुआ था। बायोलॉजिकली एक्टिव विच मीन्स जब क्या होता है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव, तो हमारे अंदर रहेगा नहीं या फिर हमारे खून में नहीं मिलेगा। वो अंदर रहेगा लेकिन वो खून में नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे एंडोसल्फान वगैरह बायोलॉजिकली एक्टिव होगा तो हमारे खून में मिलेगा, हम उसके साथ इंटरैक्ट करेगा और फिर वो उसको पल्यूट करेगा हमारी बॉडी को। समझ रहे हो डिफरेंस बायोलॉजिकली एक्टिव और नॉन एक्टिव? ठीक। बायोमैग्निफिकेशन जब पॉल्यूटेंट एक एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो जाए, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। कॉन्सेंट्रेट होता जाता है, इंक्रीज नहीं बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेट बोलेंगे, मतलब उसकी जो पावर ऑफ टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये खत्म। हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये हमने अभी क्या पढ़ा पूरा? ये किसके अंदर आ रहा था?
के अंदर पहला पढ़ा हमने। क्या होता है अभी जब हम पढ़ते जाएंगे ना सब अच्छा लगेगा, सब पढ़ते जा रहे, बाद में जब आप रिवीजन करने आओगे ना तो इसको एक एक करोगे तो वो जो एक फ्रेम बनना चाहिए ना, एक माइंड मैप टाइप का बनना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन। जब माइंड मैप टाइप का रहता है ना कि हाँ ये पढ़ा था, इसके अंदर ये 3 चीज़ थी, इसके अंदर 2 सब डिवीजन थे, तो रिवीजन आसान होता है, याद करने में आसान होता है। केवल पढ़ते गए ना तो फिर आपको हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यार ये कहाँ था, ये किस में पढ़ा था। तो डिवीजन रहेगा आपके दिमाग में, बार बार बोलने में, पढ़ने में क्लासिफिकेशन रहेगा, तो याद करने में, क्योंकि अल्टीमेट एम ये है कि वहाँ याद आए तो मैं आंसर लिखूँ, ठीक है। और ये डेरिवेशन वाले, मतलब एनडीए आपका और आपका ये डेरिवेशन वाले एग्जाम्स है, विच मीन्स आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा, आपको डिराइव करना पड़ेगा अपना आंसर कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, उसमें से ये हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग और ये सब है ना। तो ये तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कितना। हाँ इसके जस्ट बाद वो होगा। हाँ तो वही मुझे आपको क्लियर करना पड़ेगा ना कि क्या है कि नहीं। मैं इन्वायरमेंट का जो भी प्रोसेस है वो पढ़ाते जा रहा हूँ, इनको आ रहा है, इनको आ रहा है, फिर जो आपको लगेगा फिर उसमें ज़्यादा फोकस कर दूंगा, जो नहीं होगा उसको आपको फिर थोड़ा रोकना पड़ेगा, ये पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम क्या है, नहीं एग्ज़ाम अल्टीमेटली है क्या, क्यों ले रहे हैं। हाँ एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए, तो जिस पोजीशन के लिए आपको लिया जा रहा है वो उस पोजीशन के लिए आपको चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए डिफरेंस है, समझ। एथिक्स पढ़ा था ना हमने, एप्टीट्यूड, हाँ वही। चलो 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 आगे, वापस 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 वापस। हाँ चलो वापस, अभी नहीं। ये सबसे बोरिंग काम है इस पूरी क्लास का। चलो नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो, हो गया, कोई दिक्कत आपको, आपको किसी को आगे बढ़ जाए, ठीक है। जो डाउट हो वहीं खत्म करके फिर आगे बढ़े, है ना। सेकंड जो हमारा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा कम है ना। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन खत्म करेंगे, कल न्यूट्रिशन साइकिल शुरू करेंगे। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के 3 फंक्शंस है, हम मैं तो वही तो बोल रहा था, 3 फंक्शंस थे। पहला एनर्जी फ्लो, जिसके अंदर 3 पार्ट है ना, बायो बायोमास, फूड, नहीं एक सेकेंड, बायोमास, एनर्जी और नंबर, ये तीनों की बारे में पढ़ा था एनर्जी फ्लो में, ठीक है। ये खत्म कर दिया हमने। अब हम कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी, और इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, किस टाइप की स्पीशीज होती है, थोड़ा सा ये देखेंगे। ये खत्म करेंगे, फिर आएंगे हम न्यूट्रिशन साइकिल में, तीसरा जो फंक्शन है उसके भी 2 पार्ट, गैस और सेडिमेंट्री, और उसके अंदर सब पार्ट्स, तो वो हम कल करेंगे। आज दूसरा फंक्शन खत्म करेंगे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ठीक है। कोई दिक्कत, पक्का, ठीक। सक्सेशन क्या होता है, हाँ यही सब ना, तो मतलब समझ आ रहा है ना कि मतलब एक से सक्सेशन, मतलब आप उससे डिराइव होके आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पीछे वाले की ट्रेसेस को लेकर के सीख करके अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, दैट इज सक्सेशन, यही है। तो वही बता रहे हैं ना, तो मैं आपको गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं इनको भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, इनको भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको सही बोल रहा हूँ कि अल्टीमेट वो वही है कि अपने आप को पीछे वाले ट्रेसेस से लेकर के आगे उसको रेप्लिकेट करना और बेहतर बनना, सक्सेशन नहीं है, ठीक है। ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अब इकोलॉजी आ गई इसमें, तो कुछ स्टेजेस होंगी, कुछ स्टेजेस होंगी ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं, दैट इज इकोलॉजी। एक ऑर्गेनिज्म के आसपास, ठीक है। तो ये सब इकोलॉजी है, उसी का सक्सेशन देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि कैसे सक्सेशन होता है।
ठीक है, ये जब सक्सेशन इस तरफ से यहाँ से शुरू है और यहाँ पे आगे बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्शन ये है। यहाँ पे क्या होता है, पायोनियर स्पीशीज बहुत बेसिक मतलब नॉन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नॉन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं। इसके पहले जो आते हैं सिंगल सेल एनिमल्स, अमीबा, ये वो जो फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनका फंक्शन बहुत बेसिक है, इनकी बॉडी बेसिकली फंक्शन करती है। तो शुरू में जो पायनियर स्पीशीज आती हैं वो वैसी वाली होती है, ठीक है, समझ रहे हो, मैं बताने दो मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे सेल से शुरू हुए, फिर सेल से हम डेवलप होते 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 ह्यूमन बने, किस तरीके से चीज़ें हुई। तो ये भी यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि एक बेसिक स्पीशीज़ आएगी, स्पीशीज़ बढ़ते 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 वो क्लाइमेक्स पेड़ और फिर उसके ऊपर झाड़े, ये वो सब होता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। दो पैरेलल आपने क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में कि कैसे हम एक सेल से हम इतने बड़े वो हो गए, व्यक्ति हो गए, तो यहाँ से भी कैसे हम बढ़ेंगे, ठीक है, वही हम यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे वाटर था, क्या था, वाटर। तो वाटर में सबसे पहले क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, सनलाइट है, वाटर है, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो क्या लाइफ होगी, लाइफ सबसे पहले आएगी फाइटोप्लैंक्टन्स में, फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएंगे, ज़ूप्लैंक्टन्स, ठीक है, ये सब आएगा। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स अपने आप को थोड़ा, तो फाइटोप्लैंक्टन्स कैसे, छोटे छोटे प्लांट्स है जो ना उनकी रूट्स है, ना उनका रूट सिस्टम है, ना अभी बहुत ज़्यादा लीव्स हैं, ना स्टेम है, कुछ नहीं है, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये सब है फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये पायोनियर स्पीशीज होती हैं, जैसे कि एल्गे, ठीक है, लिंचेस बोलते हैं जिसको, एल्गे और वो फंगस का सिंबल सिमियोसिस बोलते हैं, है ना, दोनों मिलकर ये क्या करते हैं, एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर फंगस लग जाएगी, फंगस का काम है इसको क्रैक करना, फंगस का काम है इसको क्रैक करना, इसको तोड़ती है वो, ठीक है, इसके ऊपर लग के फिर मॉइस्चर और बार बार ठंडे गर्म और ये सबसे सारी जो ज्योग्राफिकल प्रोसेस है, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस लगी, इसको ब्रेक करेगी, इसको तोड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पत्थर होंगे या फिर ये पानी होगा, इसको यहाँ पे मियोसिस करके उन लोग क्या बोलते हैं, कौन, फंगस, एल्गे मतलब लिंचेस जो होते हैं, ठीक है, ये सब क्या करेंगी, जो पायोनियर स्पीशीज है, इन्हीं को पायोनियर स्पीशीज बोलते हैं, जो सबसे पहले आके वहाँ काम करती हैं, काई लगेगी, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रिशन लेके आएंगे इसके अंदर, और फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइफ कैसे आएगी, बिल्कुल छोटी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको खाने के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब, अभी कुछ भी रूट सिस्टम नहीं आया है, अभी कुछ नहीं आया, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इसी तालाब में छोटे छोटे तैरने वाले प्लांट्स आ जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम समझ आ रहा है पक्का आपको, छोटे छोटे तैरने वाले प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ बहुत बेसिक फंक्शन वाले, जिनकी रूट्स होंगी, स्टेम्स होंगी, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं होंगे कि वो बहुत ज़्यादा वो करें, तो कुछ ज़मीन से जुड़े हुए भी जो दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स आएंगे, ठीक है। ये पूरी एक स्टेज चल रही है, तो मतलब यहाँ पे ये पूरी स्टेज है, 3 स्टेज, लेकिन इस पूरे स्टेज में भी विद इन दिस भी एक स्टेज चल रही होगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आप फर्स्ट क्लास से सेकंड में आए, सेकंड से थर्ड में आए, थर्ड से फोर्थ में आए, ठीक है, तो पहले आपका प्राइमरी स्कूल चला, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी चला, लेकिन जब आप सेकेंडरी में थे तब भी तो कुछ फेज चल रहा होगा ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए भी उसके अंदर भी फेज चल रहा होगा ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ या फिर 11 12 जो भी है ना, ये समझ आ रहा है आपको। इसमें कोई, ये जो मैं एनालॉजी दे रहा हूँ, एनालॉजी मतलब किसी और एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत इसमें है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि ये जो फेज है 3, इसके अंदर भी तो कुछ फेजेस चल रहे होंगे, कि मतलब पहले तैरने वाले प्लांट्स आए होंगे, फिर उसमें लगने वाले जो नीचे रूट्स को पकड़ सकते हैं, जो मिट्टी पकड़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगी, ये सेडिमेंट्स लेके आएगी, यहाँ पे क्या होगा, इरोजन होगा, वेदरिंग होगा, और यहाँ पे सेडिमेंट्स आएंगे, मतलब इस पूरी जो तालाब है इसमें सेडिमेंट्स भरते जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ से वो मियोसिस कर रहे थे, तोड़ रहे थे, वो सेडिमेंट्स इकट्ठे कर रहे थे, फिर इरोजन वेदरिंग होगी, यहाँ से इनने मिट्टी को पकड़ लिया है, तो यह चीज़ें होते 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 ये हो जाएगा लैंड, ठीक है, फर्टाइल लैंड, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्पीशीज भी थोड़ी थोड़ी आ जाएंगी, अब क्योंकि यहाँ हो गया तो मछली भी आ चुकी होगी, फिर बर्ड्स भी आना चालू कर देगी, थोड़े थोड़े प्लांट्स एनिमल्स आने, थोड़े छोटे छोटे वाले एनिमल्स आना चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये
थोड़ा बढ़ता जाएगा, थोड़े से बुशेस आ जाएंगे, अब यहाँ से तो प्लांट आना चालू नहीं होंगे, लेकिन यहाँ आके थोड़े बड़े पेड़ दिखना चालू हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो प्लांट थे शुरुआत पे तैरने वाले थे, फिर जमीन से निकलने वाले, फिर यहाँ पे आके थोड़े थोड़े पेड़ दिखना चालू हो जाएंगे। क्लाइमेट स्पीशीज में मतलब हमारा जो आपने ग्रीन वो देखा है, उसके बारे में सुना होगा ना, जो जंगल होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो कैसे होते हैं? लंबे पेड़, ठीक है, थिक लीव्स, 3 सेट में होते हैं, मतलब बड़े, फिर छोटे, फिर और छोटे प्लांट्स, फिर बुशेस, फिर छोटे छोटे वो, ठीक है। तो वो क्लाइमेक्स स्पीशीज है, मतलब वो एंड है, वो सबसे मतलब विकसित अपना रूप है उसका। तो यहाँ पे कैसे बड़े पेड़ होंगे, फिर कुछ छोटे छोटे पेड़ भी होंगे, फिर यहाँ पे बुशेस भी होंगे, फिर छोटे छोटे ग्रासेस भी होंगे, फिर इन पे लिपटने के लिए जो हाँ क्लाइंबर्स स्पीशीज भी होंगी, ये सब होंगे। तो मतलब वो अपने आप को ऐसे सक्सेशन करेंगे। तो ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन। कुछ पूछना है? पूछ लो अभी। अब 2 टाइप के सक्सेशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, विच मीन्स जो यहाँ से शुरू होता है, जिसमें पायोनियर स्पीशीज आती है, जिसमें पायोनियर स्पीशीज आती है, उस जगह को फर्टाइल बनाती है, रहने लायक बनाती है, उसको उपजाऊ बनाती है, फिर धीरे धीरे मतलब एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है, वो होता है प्राइमरी सक्सेशन। पहला सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन, ठीक, जब पायोनियर स्पीशीज। लेकिन मान लो कि जब ये बढ़ गया, ये पूरे बन गए, इंसान को दिमाग खराब हुआ, उसने काट दिए पेड़, ठीक है, पेपर बनाना था, बोर्ड बनानी थी, रहने के लिए जगह लेनी थी, लकड़ी चाहिए थी, कुछ भी काम था, काट दिए, इंडस्ट्री लगानी थी, काट दिए पेड़। या फिर इनको ही मजा आया तो फॉरेस्ट फायर लग गया, फॉरेस्ट फायर लगी, ये जल गए, यहाँ पे वॉल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कुछ भी हुआ, जब क्लाइमेक्स स्पीशीज मर गई, क्लाइमेक्स स्पीशीज मर गई, लेकिन अब वो वापस से यहाँ से शुरू नहीं करेगी, वो वापस से यहीं से शुरू करेगी, विच मीन खत्म हुई। तो अब जब पेड़ उगेंगे तो वापस से यहीं से उगेंगे। तो ये जब एक बार क्लाइमेक्स बन गया और फिर जब डिस्ट्रक्ट होकर दोबारा बना वहीं से, तो दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। जब शुरू से प्रोसेस होगा, ये इवोल्यूशन है, सुनो, ये इवोल्यूशन है, ये आपका कमिटमेंट है। मतलब एक क्या होता है, आपने बचपन से पढ़ते गए, प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शियरी, ठीक है, फिर पढ़ गए, वहाँ पे जाके आप कुछ बने, आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, आप गिर गए, तो आप वापस से थोड़ी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पढ़ोगे, आप वापस से वहीं उठोगे, तो दैट इज़ योर सेकेंडरी सक्सेशन। समझ रहे हो? ये वाला एनालॉजी थोड़ा बैठा नहीं, लेकिन समझ तो आया होगा, है ना? सही है, हाँ ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन, हाँ हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए आप लोग। चलो लिखो। अच्छा, इट इज़ अ प्रोसेस, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या हुआ है, आज तुम लोगों ने लेट क्लास छोड़ी है, मतलब 2 बजे से शुरू करना था, आप लोगों ने लेट कर दिया है, मुझे 3:30 पे कहीं जाना था, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच communities of plants and animals, communities of plants and animals, जल्दी लिखना है ये, communities of plants and animals are over the period of time, are over the period of time replaced in series, replaced in series, series वाला ना, series, from simple ब्रैकेट में पायोनियर, फ्रॉम सिंपल ब्रैकेट में पायोनियर कम्युनिटीज टू, ब्रैकेट में पायोनियर कम्युनिटीज टू, यहां तक पहुंच गए सब? जल्दी जल्दी, एक सेकेंड। रिप्लेस्ड इन सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक सीरीज, फ्रॉम सिंपल ब्रैकेट में पायोनियर टू मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स टू मल्टी सेल्यूलर। सिंपल मैंने बताया था, वो अमीबा टाइप के लोग,
और फिर हम मल्टी सेलुलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मल्टी सेलुलर क्लाइमेक्स कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज, क्लाइमेक्स कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, प्राइमरी सक्सेशन में लिखो, प्राइमरी सक्सेशन में लिखो वेरी स्लो, पहला है वेरी स्लो, इसका एग्जांपल डालो, न्यूली फॉर्म्ड डेल्टा एंड न्यूली फॉर्म्ड वोल्केनोस, न्यूली फॉर्म्ड डेल्टा एंड न्यूली फॉर्म्ड वोल्केनोस, डेल्टा एंड न्यूली फॉर्म्ड वोल्केनोस। सेकेंडरी सक्सेशन में लिखो occurs from, it occurs from, it, सेकेंडरी सक्सेशन में लिख रहे हैं आप, it occurs from partial और complete destruction, partial और complete destruction of, partial और complete, या तो अधूरा डिस्ट्रक्शन होगा, आग लगी तो कहो आधे जंगल में लगी, या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज, ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज। ये सक्सेशन फास्टर होता है, ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये फास्टर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर, एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर वगैरह उसके बाद जो सक्सेशन होता है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के बाद जो सक्सेशन होता है। इसके कुछ स्पीशीज के नाम लिख लीजिए यहाँ पे, पायोनियर स्पीशीज कौन सी होती हैं। अब मैंने बताया ना कि क्वेश्चन ये नहीं आएगा ज़्यादातर कि क्या हो रहा है या क्या प्रोसेस, प्रोसेस तो आएगा ही, इसके कौन कौन सी स्पीशीज है, आप इसके लिए भी तैयार रहो, ठीक है। मॉस, लिंचेस, ठीक है, फंगस, खैर इसमें आ जाता है फंगस, तो फिर भी लिख लो अगर कहीं, स्पेलिंग जो भी हो, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन भी, हाँ ठीक है, मेरे साथ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। फंगस, बैक्टीरिया, और ये नाम लिख लो क्योंकि आया था तो मैंने भी लिख लिया था। ये एक टाइप की स्पीशीज होती हैं, ये भी सिंपल इसी के काम आती हैं, फेंड्रॉन्स, ठीक है। अगर ये कहीं आपको ऑप्शन में दिखे तो उसको हाँ लिख देना कि ये सीरियल पायनियर स्पीशीज का पार्ट है, ठीक है। रोडोपेंड्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे सीरियल स्पीशीज क्या होंगी, ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स और शेड इंटॉलरेंट यानी पाइन वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेक्स में लाई, जैसे कि वो बड़े बड़े ट्रीज है, बाइनियन ट्री और ये सब, ठीक है, यहाँ पे बाइनियन ट्रीज वगैरह। अब हम जो लास्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल्स, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।